मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक और बहुत फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसका नाम है टिथोनस। चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा टिथोनस का क्या है कि टिथोनस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ, जो टिथोनस है वो कौन सी फॉर्म में लिखा गया है? ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में लिखा गया है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा टिथोनस वाज कंपोज्ड इन, ये जो टिथोनस है वो कब लिखा गया, कंपोज कब किया गया था? तो 1833 में इसको कंपोज किया गया है। टिथोनस वाज पब्लिश्ड इन, लेकिन इसको पब्लिश कब कराया गया था? तो इसको 1860 यानी कि लगभग 27 साल के गैप के बाद इसको पब्लिश कराया गया 1860 में। द गैप बिटवीन द कंपोजिशन एंड पब्लिकेशन ऑफ टिथोनस इज, अगर हम बात करें जो टिथोनस है इसकी रचना और प्रकाशन के बीच का अंतर कितना था? तो टोटल 27 सालें थी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का कौन सा है? बोला गया टिथोनस इज द सन ऑफ, ये जो टिथोनस होता है वो किसका बेटा दिखाया जाता है? तो ट्राय के लाउडेमन का बेटा दिखाया जाता है। हम कह सकते हैं लाउडेमन ऑफ ट्रॉय, इसका बेटा होता है टिथोनस। एक बार फिर क्लियर कर लो, टिथोनस किसका बेटा होता है? तो ट्रॉय का लाउडेमोन होता है, तो उसका बेटा दिखाया जाता है। अगला दी मदर ऑफ टिथोनस, टिथोनस की माता का क्या नाम होता है? तो स्ट्राइमो नाम होता है। टिथोनस की मां का नाम क्या है? स्ट्राइमो। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रियम इज रिलेटेड टू टिथोनस एज, जो प्रियम होता है वो टिथोनस से किस तरीके से रिलेटेड होता है? तो उसका भाई दिखाया जाता है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला हु लव्स टिथोनस, टिथोनस को प्यार कौन करता है? तो टिथोनस को प्यार करने वाला कौन होता है? अरोरा होता है। ईओस कह सकते हो, ठीक है, ईओस, अरोरा या ईओस। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है अरोरा रिक्वेस्ट ज्यूस टू ग्रांट टिथोनस, जो अरोरा होती है वो ज्यूस से टिथोनस के लिए क्या मांगती है? तो वो ज्यूस से टिथोनस के लिए इमोर्टेलिटी मांगती है, यानी कि वो उसको अमर बना दे। क्या कर दे? अमर बना दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अरोरा फॉरगेट्स टू आस्क फॉर, जो अरोरा होती है वो क्या मांगना भूल जाती है? तो वो ये मांगना भूल जाती है हमेशा जवानी, यानी कि एटर्नल यूथ। वो ये तो मांग लेती है कि इसको अमर कर दो, लेकिन साथ ही साथ वो ये मांगना भूल जाती है कि हमेशा इसको जवान भी बनाए रखना, ताकतवर भी बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 11 नंबर का, विद द पैसेज ऑफ टाइम टिथोनस, अगर हम समय बीतने के साथ टिथोनस कैसा हो जाता है? तो बूढ़ा और कमजोर हो जाता है, ग्रोज ओल्ड एंड वीक। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन है टिथोनस इज डिस्क्राइब एज बीइंग रिड्यूस टू, यानी कि जो तिथोनस को किस चीज में बदल दिया गया, बताया गया है? तो सिर्फ एक आवाज उसकी बाद में बचती है, अ मेयर वॉइस, ओनली वॉइस रह जाती है। अगला 13 नंबर का क्वेश्चन कौन सा? इमोर्टिलिटी फॉर तिथोनस अल्टीमेटली बिकम्स, जो तिथोनस के लिए अमरता आखिरकार क्या बन जाती है? तो उसके लिए अभिशाप बन जाती है। अब वो ऐसी इच्छा करने लगता है कि मैं मर जाऊं, उससे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा होने पर उसकी जो शारीरिक शक्तियां थी वो पूरी तरीके से दुर्बल हो जाती है, क्षीण हो जाता है। लेकिन उसे वरदान प्राप्त है कि वो अमर रहेगा। तो शरीर तो बूढ़ा हो गया लेकिन मर नहीं पा रहा था, तो इसलिए अब उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो इसीलिए टिथोनस के लिए जो अमरता थी वो अंत में क्या हो जाती है? ऐसा लगता है जैसे यही वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया हो। 14 नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या बोला? दी ओरिजिनल टाइटल ऑफ द पोइम बाज, इस पोइम का ओरिजिनल टाइटल आपको बताना है। तो तिथोन था, शुरुआत में इसका ओरिजिनल टाइटल क्या था? तिथोन। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है? इन दी पोइम हु आस्क फॉर इमोर्टिलिटी, पोइम के अंदर, पोइम में हु आस्क कौन कहता है फॉर इमोर्टिलिटी के लिए, यानी कि कविता में अमरता कौन मांगता है? तो टिथोनस मांगती है। बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अमरता का वरदान कौन मांगता है? टिथोनस। ध्यान बनाए रखना, इंपॉर्टेंट पोइम है, इसलिए एक एक वर्ड को इसको समझते चलना है आसान भाषा में। दी पोइम हाईलाइट्स द कंट्रास्ट बिटवीन, ये जो कविता है वो किस चीज के बीच अंतर को दिखाती है? तो ये जो पोइम है, जब आप पूरी पोइम को पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि इस पोइम के अंदर जो कंट्रास्ट दिखाया गया है वो यूथ, यूथ एंड एज, मतलब जवानी और बुढ़ापा के बीच में। ठीक है,
जवानी और बुढ़ापा के बीच में कंट्रास्ट दिखाया गया है। टिथोनस एंड द स्वान सिंबलाइज, इस पोइम के अंदर टिथोनस और स्वान को किसका प्रतीक बताया गया है? तो जो टिथोनस होता है वो बुढ़ापे का प्रतीक दिखाया गया, ओल्ड एज का, और जो स्वान होता है वो सिंबलाइज होता है डेथ का। स्वान का मतलब होता है हंस। इरोज, इसका दूसरा नाम अरोरा, अरोरा सिंबलाइज, ये किसका सिंबलाइज दिखाई जाती है? तो 18 नंबर पे देख लो, यूथ एंड लव का सिंबलाइज दिखाई जाती है। माफ करना, यानी कि इयोस अरोरा किसका प्रतीक है? तो जवानी और प्यार। अगला, अकॉर्डिंग टू द पोइम, अगर हम पोइम के अनुसार बात करें तो इमोर्टलिटी विदाउट यूथ एज, मान लो इस पोइम के अंदर क्या दिखाया गया, एक चीज विशेष ध्यान रखना कि जवानी के बिना जो इमोर्टलिटी है वो किसी काम की है? अमरता किसी काम की है? बिल्कुल बेकार है, यूजलेस है। अगर आप जवानी नहीं रहती है आपकी तो आप अमर होकर के क्या करोगे? ठीक है, तो इस पोइम के अंदर इसी चीज को सटायर किया गया, इसी चीज को बताया गया है कि जवानी के बिना अमरता जो है वो यूजलेस है। 20 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, जिसमें बताया गया दी पोइम सजेस्ट दैट, ये जो पोइम है वो किस चीज को सजेस्ट करती है? दैट वन शुड, कविता हमें बताती है कि किसी को भी जो हमारे नेचुरल लॉज होते हैं, यानी कि प्राकृतिक नियम होते हैं, ठीक है, उनसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, प्राकृतिक नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। प्रकृति के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, ठीक है, लॉज बनाए गए हैं, उनको हमें ओबे करना चाहिए हमेशा। तो फॉलो नेचुरल लॉज, ठीक है, इस पोइम के अंदर बताया गया। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन 21 पे, डिस्टर्बिंग द नेचुरल साइकिल लीड्स टू, अगर आप नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब करना चाहते हो तो ये हमें किस ओर ले जाती है? अगर आप किसी प्राकृतिक चक्र को बिगाड़ते हो तो क्या होता है? ट्रबल, आपको ही कष्ट होगा, प्रकृति को नहीं। इसीलिए हमें प्रकृति से कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। 22 नंबर का क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है, द डिजायर टू बी इमोर्टल रिजल्ट्स इन, ये जो डिजायर होती है, अमर होने की इच्छा का परिणाम होता है, क्या होता है अमर होने की इच्छा का परिणाम? सफरिंग, अंत में उसको क्या, कष्ट ही होता है और कुछ नहीं। और लास्ट में जो उसका वरदान होता है वो अभिशाप में बदल जाता है। डेथ इज द फैक्ट रिफ्लेक्ट इन द पोइम, तो जो डेथ इज द फैक्ट रिफ्लेक्ट द पोइम्स, ये क्या करता है? जो मौत है, मौत एक सच्चाई है, कविता के किस पहलू को दर्शाती है? तो इसके दार्शनिक यथार्थवाद को दर्शाती है, यानी कि फिलोसफिकल रियलिज्म को दर्शाती है। सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। दी पोएम इज नोटेड फॉर इट्स, ये जो पोइम है, कविता किस चीज के लिए जानी जाती है? तो ये जो पोइम है वो किस चीज के लिए जानी जाती है? पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर के लिए जानी जाती है। सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि प्रकृति का चित्रात्मक वर्णन किया गया है इस पोइम के अंदर। 25 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है द गॉड देमसेल्फ कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स सजेस्ट, यानी कि देवता खुद अपने उपहार वापस नहीं ले सकते, ये बताता है। ये क्या बताता है? कि ये जो दिव्य उपहार होते हैं वो अपरिवर्तनीय हैं, यानी कि सी ऑप्शन, डिवाइन गिफ्ट्स आर इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल क्या होता है? अपरिवर्तनीय, जिनमें परिवर्तन ना किया जा सके। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिथोनस इज बेस्ड ऑन विच मैथोलॉजी, ये जो टिथोनस है वो किस पौराणिक कथा पर आधारित है? तो ग्रीक मैथोलॉजी पर ये आधारित है। सी ऑप्शन हो जाएगा। हु ग्रांटेड इमोर्टेलिटी टू टिथोनस, बोला ये गया है ये जो टिथोनस होता है इसको अमरता किसने दी? तो इयोस ने, यानी कि अरोरा, अरोरा ने, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इयोस अरोरा ग्रांटेड इमोर्टेलिटी टू टिथोनस। अगला पांचवा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, व्हाट इज द सेंट्रल ट्रेजेडी ऑफ टिथोनस, टिथोनस की सेंट्रल ट्रेजेडी क्या होती है? तो इमोर्टेलिटी विदाउट इटर्नल यूथ। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यानी कि इसमें जो मेन ट्रेजेडी होती है वो क्या होती है? इमोर्टेलिटी विदाउट इटर्नल यूथ, शाश्वत जवानी के बिना अमरता। जब जवानी नहीं तो अमरता का आप क्या करोगे, अमर हो के क्या करोगे, ये बात बताई गई है इसमें। अब 6 नंबर पे बोला गया है ईओस, यानी कि अरोरा, अरोरा इज द गॉडेस ऑफ, ये जो ईओस दिखाई जाती है, अरोरा किसकी देवी होती है? ये डॉन, यानी कि भोर, प्रातः काल की देवी दिखाई जाती है। इन दी पोइम टिथोनस एड्रेसेस, इस पोइम में टिथोनस जो है वो किसको एड्रेस करता है? ईओस को। ईओस का दूसरा नाम क्या है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। द मेजर थीम ऑफ टिथोनस इज, टिथोनस की मेजर थीम क्या है? द कर्स
ऑफ इमोर्टेलिटी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, अमरता का अभिशाप ये कह सकते हो। ठीक है, टिथोनस किस भावना का प्रतिनिधित्व करता है? टिथोनस रिप्रेजेंट द फीलिंग ऑफ, तो जो टिथोनस होता है वो कौन सी भावना का प्रतिनिधित्व करता है? बेरीनेस एंड डिस्पेयर। बेरीनेस क्या होता है? बेरीनेस थकान के लिए कहते हैं, और डिस्पेयर क्या होता है? हमारी निराशा होती है। टिथोनस के माध्यम से टेनिसन किसकी आलोचना करते हैं? अगला क्वेश्चन है, थ्रू टिथोनस, जो हमारी टिथोनस पोइम होती है, इसके द्वारा, इसके माध्यम से जो टेनिसन होते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, किसकी आलोचना करते हैं? द डिजायर फॉर इमोर्टेलिटी की, यानी कि जो अमरता की इच्छा है उसकी आलोचना करते हैं। टिथोनस किस चीज की लालसा करता है? ये जो टिथोनस होता है, व्हाट डज लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा करना। ठीक है, तो ये इमोर्टिलिटी, इमोर्टिलिटी अंततः में वो ये इच्छा करता है कि क्योंकि उसका शरीर तो बूढ़ा हो चुका है, उसमें बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही है, तो अब वो ऐसी इच्छा करता है टिथोनस कि उसकी मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए। अगला, द टोन ऑफ द पोएम टिथोनस इज, इस जो टिथोनस है इस पोएम की टोन कैसी है, इसका भाव कैसा है, स्वर कैसा है? तो बड़ा मलंकलिक दिखाया जाता है, उदास एकदम। अगला, टिथोनस लाइफ इज कंट्रास्टेड विद दैट ऑफ, जो टिथोनस होता है के जीवन की तुलना किससे की गई है? तो टिथोनस के जीवन की तुलना जो है वो गॉड से की गई है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, टिथोनस इज थीमेटिकली रिलेटेड टू विच पोएम बाय टेनिसन? टिथोनस विषय के अनुसार टेनिसन की किस कविता से संबंधित है? तो यूलिसिस, किससे? यूलिसिस, कंट्रास्ट इन एटीट्यूड टू लाइफ। ठीक है, अभी हम आपको लास्ट में यूलिसिस और टिथोनस को कंपैरेटिव स्टडी करके बताएंगे, दोनों को आपस में जोड़ करके हम एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे, तभी तुम्हें पता लग जाएगा कि टिथोनस और यूलिसिस ये दोनों किस तरीके से, ये दोनों कविताएं आपस में किस तरीके से संबंधित हैं। ठीक है, जिसमें जीवन के प्रति दृष्टिकोण का अंतर बताया गया है कि जीवन के प्रति जो हमारा सामान्य सा दृष्टिकोण होता है उसमें यूलिसिस में क्या बताया गया और टिथोनस के अंदर क्या बताया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर पे, इसमें बोला गया है इमोर्टेलिटी इन टिथोनस इज प्रेजेंटेड एज, जो टिथोनस के अंदर इमोर्टेलिटी दिखाई गई है, अमरता को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो अभिशाप के रूप में, एक कर्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है, सी ऑप्शन हमारा। अब हम कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे। कंपैरेटिव स्टडी क्या है? टिथोनस और यूलिसिस के बीच में, बोथ टिथोनस एंड यूलिसिस आर रिटन बाय, ये दोनों ही पोइम किसके द्वारा लिखी गई? पहली बात अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा, और बोथ पोइम्स आर एग्जांपल ऑफ, दोनों पोइम किसका एग्जांपल है? ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जांपल है। ठीक है, इसमें एक पोइम और इंक्लूड कर लो, लोटस ईटर। कौन सी? लोटस ईटर। अगर आपने वो हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको ये तीनों पोइम जब कंपैरेटिव करके पढ़ोगे ना, साथ साथ में जोड़ करके पढ़ोगे, तो दोनों तीनों की सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों पता लग जाए, सब पता लग जाएगा आपको। द स्पीकर इन टिथोनस इज, जो टिथोनस का स्पीकर है वो वेरी इमोर्टल है, अब वेरी इमोर्टल, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, टिथोनस का वक्ता एक थका हुआ अमर व्यक्ति कह सकते हो। ठीक है, यूलिसिस का जो वक्ता होता है, यूलिसिस का जो नरेटर होता है वो हीरोइक किंग एंड वॉरियर दिखाया जाता है। ठीक है, किंग ऑफ इथाका, यूलिसिस ही दिखाया जाता है। अगला, टिथोनस डिजायर्स, जो टिथोनस है वो डिजायर करता है अंत में किसकी? डेथ की, मृत्यु की, है ना? तुमने देखा होगा पोएम के अंत में जो टिथोनस होता है उसकी इच्छा होती है कि अब किसी भी तरीके से उसकी मृत्यु हो जाए, जबकि यूलिसिस की क्या इच्छा दिखाई जाती है? कि निरंतर वो काम करता रहे, यही तो इच्छा दिखाई जाती है। चलो आगे क्या है 6 नंबर पे, यूलिसिस डिजायर, यूलिसिस की डिजायर कैसी होती? कंटिन्यूअस एक्शन एंड एडवेंचर दिखाया जाता है। तो दोनों का तुम्हें समझ आ रहा होगा किस तरीके से। सातवें में, इमोर्टेलिटी इन टिथोनस इज प्रेजेंटेड एज अ कर्स, सातवें में बोला गया है टिथोनस में अमरता को, इमोर्टेलिटी को इस रूप में प्रस्तुत किया गया है, किस रूप में? एक अभिशाप के रूप में। और यूलिसिस, अगर हम लाइफ इन यूलिसिस इज प्रेजेंटेड एज, अगर हम यूलिसिस की बात करें तो इसमें किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है? इसमें यूलिसिस इज प्रेजेंटेड एज, यूलिसिस में जीवन को एक निरंतर खोज के रूप में, है ना, कंटिन्यूअस क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है खोजना, तो निरंतर खोज के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
अगला 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द एटीट्यूड टू ओल्ड एज इन टिथोनस इज होपलेस एंड वेरी। टिथोनस में बुढ़ापे के प्रति दृष्टिकोण है, कैसा दृष्टिकोण है बुढ़ापे के प्रति? निराशाजनक और एकदम थका हुआ। और जबकि हम यूलिसिस के एटीट्यूड की बात करें, द एटीट्यूड टू ओल्ड एज इन यूलिसिस इज एक्टिव रेसिस्टेंस। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। यूलिसिस में बुढ़ापे के प्रति जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, वो एक सक्रिय प्रतिरोध का है। ठीक है, टिथोनस किससे जुड़ा है? टिथोनस इज एसोसिएटेड विद, तो जो टिथोनस है वो जुड़ा हुआ है किस चीज से? डिके एंड हेल्पलेसनेस से। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। डिके क्या होता है? किसी चीज का क्षय हो जाना, मिट जाना। और हेल्पलेसनेस हमारी लाचारी के लिए बोला जाता है। अगला, यूलिसिस इज एसोसिएटेड विद, अब जब हम यूलिसिस की बात करेंगे तो ये किससे? एक्शन एंड हीरोइक स्ट्राइविंग से जुड़ा हुआ है। यूलिसिस किससे जुड़ा है? एक्शन, हमेशा एक्शन करते रहो, कार्य करते रहो। और हीरोइक स्ट्राइविंग क्या होती है? वीरतापूर्ण प्रयास करने को स्ट्राइविंग बोलते हैं। अगला 13 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि द सेंट्रल कंट्रास्ट बिटवीन द टू पोएम्स लाइज इन, यानी कि दोनों कविताओं के बीच मुख्य अंतर किसमें है? तो दोनों कविताओं के बीच जो मुख्य अंतर दिखाया जाता है वो पेसिव सफरिंग वर्सेस एक्टिव स्ट्राइविंग के बीच दिखाया जाता है। इसमें किसमें? टिथोनस में पेसिव सफरिंग दिखाया जाता है और यूलिसिस में एक्टिव स्ट्राइविंग दिखाया जाता है। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा? विच पोएम प्रेजेंट्स इमोर्टिलिटी एज अनडिजायरेबल, कौन सी कविता अमरता को अवांछनीय बताती है? ठीक है, अनडिजायरेबल बताती है, तो टिथोनस। विच पोएम सेलिब्रेट्स, और ऐसी कौन सी कविता होती है जो सेलिब्रेट करती है द ह्यूमन स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को? तो वो कौन सी होती है हमारी? यूलिसिस होती है, यानी कि बी हो जाएगा। इसमें जो यूलिसिस होती है, इस कविता के अंदर मानवीय साहसिक भावना का जश्न मनाते हुए दिखाया गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है? टिथोनस स्पीक्स मेनली ऑफ, जो टिथोनस हमारी है वो किसके बारे में बात करती है? टिथोनस मुख्य रूप से किसके बारे में बात करती है? यानी कि हिज पर्सनल सफरिंग की बात करती है, जो उसकी व्यक्तिगत पीड़ा होती है उसकी बात करती है। और जबकि अगर हम यूलिसिस की बात करें तो स्पीक मेनली ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड हीरोइक एक्शन की बात करती है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन क्या होता है? हमारी खोज के लिए ही बोलते हैं, जैसे खोजने की भावना किसी के अंदर हो। और हीरोइक एक्शन तो आप जानती हो, कोई साहसिक कार्यवाही यानी कि वीरतापूर्ण कार्य किया गया हो उसे हम हीरोइक एक्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, टिथोनस का टोन कैसा है? द टोन ऑफ टिथोनस, तो टिथोनस के अंदर जो टोन दिखाया गया वो बहुत ही मलंकलिक है, यानी कि उदासी भरा है। और जबकि हम यूलिसिस के टोन की बात करें तो इसका जो टोन दिखाया गया वो डिफेंट एंड इन इंस्पायरेशनल है। डिफेंड क्या होता है? विद्रोही वाला नहीं होता है, उसको कहते हैं। और इंस्पायरेशनल यानी कि बहुत प्रेरणादायक होता है। अब अंतिम क्वेश्चन है इस पोइम का, सॉरी इस वीडियो का, द फाइनल मैसेज ऑफ बोथ पोइम्स टुगेदर सजेस्ट, दोनों कविताओं का लास्ट मैसेज, अंतिम मैसेज एक साथ क्या बताता है? तो एक साथ यही बताता है कि सार्थक जीवन उद्देश्यपूर्ण कार्य में है, ना कि अंतहीन अस्तित्व में। मीनिंगफुल लाइफ, जो मीनिंगफुल लाइफ होती है हमारी, लाइज इन पर्पसफुल एक्शन। हमेशा आप पर्पसफुल एक्शन करते रहिएगा, अच्छे कामों को करते रहिएगा, तभी आपका जीवन मीनिंगफुल है, नॉट एंडलेस एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो इस चीज को दिखाया गया। चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।